हय्या अलल फलाह। मोहतरम सामीन किराम और मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से बनी इसराइल की तारीख़ पर 2 प्रोग्राम हो चुके हैं। सेकंड वाला जो प्रोग्राम है उसमें कुछ साथियों की तरफ से ये कॉल आया कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, जो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आई। तो आज इंशाअल्लाह मैं आसान अंदाज में ये पूरी समझे कि जो तारीख़ है तकरीबन 100 साल की, वो आपके सामने पेश करूँगा ताकि एक बच्चा भी इस तारीख़ को समझ सके। देखिए, ये तारीख़ जो ख़ास तौर से फ़लस्तीन पर इज़राइल के कब्ज़े की जो तारीख़ है, इसको आप जो है 1880 से जोड़ सकते हैं। 1880 यहाँ से जो है यहूदी जो भी पढ़े लिखे लोग थे वो लोग सोचना शुरू कर दिए कि अब हमको यूरोप में इज़्ज़त के साथ जीना नसीब नहीं होगा, लिहाजा हमें कुछ ना कुछ जो अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। तो उन लोगों को जो है ख़्याल आया कि हम लोग जो है जो आबा व अजदाद की ज़मीन है वहाँ उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए तरीका ये था कि पहले वो चाहते थे कि हम जा कर के वहाँ बस जाएँ, तो ज़मीन ख़रीदनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे फ़लस्तीनी अरब कौम आबाद है। तो वहाँ पर जब ज़मीन ख़रीदने की बात शुरू हुई, लेकिन जैसे बात शुरू हुई तो अब यकीनी बात है कि तमाम यहूदी जो है उनको ला कर के बसाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत थी। और फ़लस्तीन पर उस ज़माने में समझिए कि सल्तनत उस्मानिया का कब्ज़ा था, और सल्तनत उस्मानिया भी जो समझिए कि पूरा कमज़ोर हो गई थी, यूरोप वगैरह में उसका अब ख़त्म हो गया था। अब सिर्फ जो है उसका सिर्फ आलम अरब पे ही कब्ज़ा था, यानी एशिया माइनर तुर्की में, और आगे जो है यहाँ तक कि मिस्र में भी जो है वो अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई थी। तो उसमें से एक सरदार था जो बहुत एम्बिशियस नौजवान था, एक समझिए कि हंगरी का एक लड़का था जिसका नाम था थियोडर हर्ज़ल। ये उसकी वही अहमियत है इज़राइल में जो हाँ इंडिया में गांधी जी की है और पाकिस्तान में जो है मोहम्मद अली जिन्ना की है, वो बाबा या कौम कहलाता। तो वो जा कर के जो है उस्मानी खिलाफत के जो वहाँ पे ये थे अमीर थे, उनसे बात किया जिनका नाम था सुल्तान अब्दुल हमीद सानी, कि आप मुझे जो है वहाँ पर ज़मीन ख़रीद करके बसने की इजाज़त दे दीजिए और इसके बदले में आप जो बोलेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक ऑफ़र किया कि यूरोप के जितने भी कर्ज़े हैं सब हम अदा कर देंगे। लेकिन जिस तरह से ये बहुत ज़्यादा जो है बाअज़्म और पुरहिम्मत नौजवान था यहूदियों की तरफ से, थियोडर हर्ज़ल, जो 1800 समझे कि 1860 में पैदा हुआ है, 1904 में इंतकाल हुआ, यानी सिर्फ 44 साल उसको मौका मिला। तो जिस तरह से यहूदियों में वो था, उससे ज़्यादा अहम जो है पर्सनालिटी जो है वो समझिए कि मुसलमानों की थी, वो सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान। तो उन्होंने कहा कि मैं 1 इंच ज़मीन नहीं दे सकता तुमको, चाहे दुनिया की दौलत दे दो या मुझको सोने से तौल भी दो। तो उसने कहा कि फिर जो है हमको अल्टरनेट तलाश करना पड़ेगा, कि आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे चाहिए तो चाहिए। फिर उसके बाद जो ये समझिए कि जो ऑफ़र किया था वो समझिए कि 1893 की बात है। 1893 में जो है ये मामला 1880 से मुख्तलिफ लोग जो है सोचना शुरू किए जो पढ़े लिखे थे, और 1893 में थियोडर हर्ज़ल जो है ऑफ़र लेकर के अपने बंदे को भेजा सुल्तान अब्दुल हमीद के दरबार में, लेकिन वहाँ पर उनको कोरा जवाब मिल गया कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो अल्टरनेट सोचने लगा। तो अब थियोडर हर्ज़ल को जो पहले सारे यहूदियों को अपना हमनवा भी बनाना था कि चलो एक मूवमेंट क्रिएट करते हैं और हम लोग जाते हैं फिर जद्दोजहद करते हैं, उसके लिए उसने एक किताब लिखी द जूविश स्टेट, कि यहूदियों का भी एक स्टेट होना चाहिए। तो वो 1895 में वो पब्लिश हुई।
2 साल के बाद। उसमें जो है उसने बड़े बड़े जो यहूदी सरमायादार थे, पैसे वाले थे, उसको जो उसने एड्रेस किया था कि इस तरह हम लोग कब तक मार खाते रहेंगे और आप जो है कब तक यहूदियों को अपलिफ्ट करने के लिए चैरिटी का काम करते रहेंगे, और कितना भी आप चैरिटी का काम करेंगे आपके पैसे से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर आप वाकई में यहूदियों को तरक्की के लिए, डेवलप के लिए कुछ करना चाहते हैं तो फिर एक मर्तबा जो है जी जान लगा करके करना पड़ेगा कि हमको एक रियासत कायम करनी पड़ेगी, उसके लिए खर्च करना तो कीजिए। तो उसमें पूरे दलाइल से जो है उसने साबित किया था कि इस तरह से जो है भूखों को खाना खिलाना, इससे कोई काम होने वाला नहीं है। तो द जूविश स्टेट नाम का उसने लिखा, तो उसने बहुत ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया, ख़ासतौर से यहूदियों को। तो फिर उसने जो है जो लोग मुतासिर हुए तो उसको जमा करके स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है बैसल, बैसल में जो है 1897 में उसने जो है मीटिंग कॉन्फ्रेंस बुलाया। 1897 में उसने जो है मीटिंग कॉन्फ्रेंस बुलाया और जो भी जो है बाहिम्मत नौजवान थे, सरमायादार लोग थे, वहाँ पर उसने प्रपोज़ल रखा कि हम लोगों को ज़ायनिस्ट मूवमेंट चलाना चाहिए। ज़ायनिस्ट मूवमेंट क्या है कि यरूशलेम में एक पहाड़ी है जिसका नाम ज़ाइन था, उस पर दाऊद अलैहिस्सलाम बैठ कर के इबादत क्या करते थे। तो हम लोगों को वही शहर, वही मुल्क जो है दोबारा हासिल करना है और वहाँ पर जा कर के अपना जूविश स्टेट कायम करना है। इस कॉज के लिए जो भी जद्दोजहद करेगा उसको ज़ायनिस्ट मूवमेंट कहा गया। तो वर्ल्ड ज़ायनिस्ट मूवमेंट उसने जो है बनाया और उसका कॉन्फ्रेंस हुआ 1897 में स्विट्ज़रलैंड, जो समझिए कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, बैसल शहर में हुआ। फिर हर साल जो है यहाँ पर मतलब होता गया। 1898 में हुआ तो उसमें एक करारदार पास हुआ कि इस कॉज के लिए एक बैंक की ज़रूरत है जिसमें फंडिंग होती रहे। फिर 1899 में हुआ, 1900 में हुआ, यहाँ तक ये सिलसिला चलता रहा 1904 तक। 1904 में थियोडर हर्जल का इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है वाइजमैन नाम का एक आदमी वो मूवमेंट को आगे लेकर के आगे बढ़ा। तो उसने पूरा तहैया कर लिया था, समझिए कि 1893 से लेकर के 1908 तक उसको एक कामयाबी मिल गई। अब वो कामयाबी क्या मिली कि खिलाफत उस्मानिया में जो सबसे बागैरत पावरफुल बादशाह था सुल्तान अब्दुल हमीद खान, तो वहीं के पब्लिक से बगावत करा करके जो है इसको माजूल करा दिया। तो अब इसका जो रास्ता साफ हो गया कि ये जो है हिलने के लिए तैयार नहीं था, सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो 15 साल में जो है इसके ये मिशन कामयाब हो गया कि सुल्तान अब्दुल हमीद का जो है उसको खमियाजा भुगतना पड़ा कि इनको वहीं के तुर्की के लोग जो है माजूल कर दिए। अब इसके बाद जो है एक वहाँ पर जो टीम आई थी वो अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की के नाम से, तो उसमें ज़्यादातर जोशीले नौजवान थे। उन्होंने उनको माजूल किया, अब वो जमहूरियत कायम कर दी। अब जमहूरियत में तो सब लोग आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए, यूज़ भी आ गए, सब लोग आ गए और वो अंदर से जड़ खोदना शुरू कर दिया। अब फिर यहूदियों के पास फंड ज़्यादा था ही, तो जो है वो ख़रीदना इंसानों को शुरू कर दी। फिर सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान ने जो है ये फ़लस्तीन की ज़मीन को बचाने के लिए जो ख़ास कानून बनाए थे, तो वो सारे कानून कलअदम हो गए, ख़त्म हो गए, जिसके वजह से वो लोग पैसे के बल पे ख़रीदना शुरू कर दिए। अब ये नौजवान लोग इनको तो हटा दिए सुल्तान अब्दुल हमीद ख़ान को, लेकिन चला नहीं पाए। वो धड़ाधड़ जो है वो मुल्क पे मुल्क होना शुरू कर दिए, यानी यूनान से हारना शुरू कर दिए। यूरोप में जो थोड़े बड़े बचे मुल्क थे उनको भी हार गए, यानी 1911 में हार गए, 12 में हार गए, 13 में हार गए, यहाँ तक कि जंग अज़ीम जो 1914 में शुरू हुई 28 जुलाई को, तो उसमें भी अननेसेसरी इन्वॉल्व हो गया, जबकि वो उसमें जो है वो खिलाफत उस्मानिया का कोई लेना देना ही नहीं था। वो जो है वो जर्मनी का मामला था, फ्रांस का मामला था, रशिया का मामला था, बरतानिया का मामला था, लेकिन इनको कूद दिया। अब उसके वजह से जो है इनको खामखा के जंग लड़नी पड़ी। जंग में जब कूद गए तो अब यकीनी बात है कि ये तो सॉलिड ब्लॉक है मुसलमानों का, लेकिन यहाँ पर जो है ये बरतानिया के जो है फ़ौज थी। तो तुर्की के जो लोग थे उन्होंने जर्मनी का साथ दिए और सोचे कि मिस्र पर जो हमला करेंगे तो यहाँ पे ये कमज़ोर होगा, तो जर्मनी जो यूरोप में जो है फ्रांस वगैरह को, बरतानिया को संभालेगा। लेकिन
बरतानिया वालों ने क्या कर लिया, अरब में जो है जो तुर्की के गवर्नर थे उनका नाम था हुसैन बिन अली और टाइटल उनका था शरीफ मक्का। जैसे आजकल जो है सऊदी के जो क्या है प्रिंस का नाम है सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनका वली अहद जो एक्चुअल में जो चला रहा है वो MBS मोहम्मद बिन सलमान है, लेकिन उसको जो टाइटल मिला हुआ है बादशाह को क्या खादिमुल हरमैन शरीफैन, यानी हरमैन शरीफैन जो मक्का मदीना है तो उसके खादिम कहलाते हों। तो इसी तरह हुसैन बिन अली उसका टाइटल था शरीफ मक्का, यानी शरीफ मक्का इसको क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये 37वें पुश्त पर जा कर के ये हज़रत अली और फातिमा से इसका नस्ल जुड़ जाता है। और जिस तरह से अहले बैत को हम लोग सादात बोलते हैं, सैयद बोलते हैं, तो अरब में उनको शरीफ बोला जाता है, तो शरीफ मक्का कहलाते थे। तो इनका जो मजहबी अदब एहतराम वगैरह था, तो इसके वजह से जो है तुर्की की खिलाफत ने इनको यहाँ का जो है हिजाज का गवर्नर बना दिया था, यहाँ रहिए। अब इसने क्या किया, बरतानिया से साजबाज कर लिया और ये समझे कि 1908 के बाद जो है ये टॉपिक छिड़ गया था कि तुर्की के लिए है, अरबों के लिए, तो हमको अलग होना चाहिए। तो अब कैसे अलग होंगे, तो बरतानिया ने कहा तुम बगावत करो, हम तुमको वेपन देंगे। तो बदले में क्या मिलेगा बगावत, तो बरतानिया ने कहा शरीफ हुसैन वाली मक्का को कि अगर तुम बगावत कर देते हो तो यहाँ शाम से लेकर के यमन तक तुमको जो है अलग मुल्क बना करके दे देंगे, रिटर्न गारंटी दे दी। तो शरीफ हुसैन को लगा कि वाकई में आप ऐसा कर देंगे, इतने बड़े ममलिकत का मैं बादशाह हो जाऊंगा, यानी पूरा यमन, अम्मान, सऊदी, कुवैत, इराक, उर्दून, फ़लस्तीन, शाम, लिबनान, सब के यानी शाम से लेकर के यमन तक आपको बना दिया जाएगा। तो उन्होंने लालच में आ गए, उन्होंने कहा ठीक हम बगावत करते हैं। तो जैसे ही जंग शुरू हुई और यहाँ से ऑर्डर आया कि यहाँ से फ़ौज जो है जिहाद का ऐलान करो और हम लोग सब लोग फ़लस्तीन से जो है मिस्र पर अटैक करेंगे, तो डायरेक्ट खदेड़ते हुए इनको यूरोप भगा देंगे। लेकिन जैसे इधर फ़ौज आनी थी, इधर से बगावत हो गई, अब पीठ में छुरा घोंप दिया, बगावत हो गई। तो अब पता चला कि शाम में जो गवर्नर थे वो जो परेशान हो गए, इराक में जो गवर्नर थे वो परेशान हो गए, यहाँ तक कि अब अपने ही लोग जब बगावत कर देंगे तो क्या होगा। उसी में पता चला कि बरतानिया ने इनको मायदा लिख करके दे दिया कि जब हम जीत जाएंगे तुर्की से तो तुर्की को बांटेंगे कैसे। तो शरीफ हुसैन को कहा कि ये पूरा आपको मिल जाएगा। लेकिन बीच में जो है मई 1916 में इसने जो है फ्रांस और बरतानिया ने आपस में मायदा कर लिया और उस मायदे में जो है वो रशिया को भी बुला लिया कि देखिए हम लोग जो है मिलजुल करके इसको हराते हैं, जर्मनी को भी हराएंगे, लेकिन जर्मनी तो एक छोटा सा मुल्क है, उससे मिलने वाला क्या है, इसको हराएंगे तो ज़्यादा मिलने वाला है। तो फिर जीतने के बाद जो है इसको तितर बांट लेंगे एकदम टिश्यू पेपर पे। तो रशिया को कहा कि आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे जो है बास्फोरस दे दीजिएगा, इस्तांबुल दे दीजिएगा, मैं इस पर खुश हो जाऊँ। तो कहा चलो तुमको ये दे देंगे। अब फ्रांस और बरतानिया ने कहा कि चलो इसको जो आधा आधा हम लोग बांट लेंगे। ये जो है ये इतना जो है रेगिस्तानी वाला एरिया जो है ये हिजाज जो है ये शरीफ हुसैन को दे देंगे और ये ख़ास तौर से जो ये है इराक और शाम वाला एरिया ये हम दोनों बांट लेंगे। अब उसमें भी क्या क्लियर कर लो, इराक वाला हिस्सा हम ले लेंगे और शाम वाला हिस्सा तुम ले लो। अब फिर जो है शाम वाले में कहा कि फ़लस्तीन वाला जो एरिया है थोड़ा सा वो हम इजराइल को दे देंगे। तो एक तरफ जो है शरीफ हुसैन से भी माहिदा हुआ, दूसरी तरफ जो है साइक्स पीको माहिदा कहते हैं, यानी जो है साइक्स नाम का जो है कमिश्नर जो था वो बरतानिया की तरफ से था और पीको नाम का तरफ जो है कमिश्नर था वो फ्रांस की तरफ से था। तो दोनों मिलकर के माहिदा आपस में लिखे, तो ये इसको बोलते हैं साइक्स पीको माहिदा, मई 1916 में हुआ था, ये हो गया। अब फिर जो है जब जंग अजीम छिड़ गए तो यहूदियों ने इनसे मायदा कर लिया कि देखिए जंग का पूरा खर्च हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, आप अगर जो है मेरी एक शर्त मान लेंगे। तो कहा क्या शर्त, कहा कि जीतने के बाद फ़लस्तीन दीजिएगा तो हम मान लेंगे। तो उसने कहा कि ठीक। तो उसको बोलते हैं ऐलान बाल्फोर डिक्लेरेशन, यानी 1917 2 मई 1917 में इस मुआहदे का मतलब ऐलान हो गया। किसी को मालूम नहीं था, सिगरेट मुआहदा अंदर से था, ये ऐलान हो गया कि
उसमें जो है बाल्फोर जो है फॉरेन मिनिस्टर था, वज़ीर ख़ारजा, उसने कहा, एक जो यहूदी सरमाएदार था उसको ख़त लिख करके बोला कि हमारा जो बादशाह है उसने जो है ये एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, वो जो ये फ़लस्तीन में यहूदी ममलिकत की बात है तो हम रेडी हैं, एक्सेप्ट करते हैं, बना के दे देंगे। तो ये 3 माहिदा हो गया। एक माहिदा जो है मैक मोहन नाम का जो है, जो मिस्र में इसका कमिश्नर था बरतानिया का, उसके और हुसैन के दरमियान, इसको बोलते हैं मैक मोहन हुसैन माहिदा। और एक माहिदा हुआ वो फ्रांस और बरतानिया और रशिया के दरमियान, लेकिन रशिया में 1917 में इनकलाब आ गया, बाल्फेक रिवोल्यूशन, वो जो है लेनिन वगैरह आ गया, तो उसने कहा कि मैं अब जंग में जाऊंगा ही नहीं, तो उस वजह से जो हट गया। तो यहाँ पर साइक्स पीको माहिदा हो गया, पीकॉट बोलते हैं लेकिन टी साइलेंट है, तो पीको माहिदा हुआ। अब फिर जो है यहूदियों से जो हुआ तो उसको जो है जाहिर किया गया, तो उसको बोला गया ऐलान बाल्फोर, बाल्फोर डिक्लेरेशन। उसमें खुल्लम खुल्ला कहा गया कि हमारे बादशाह ने आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, आपकी दरख्वास्त कबूल कर लिया है, तो जैसे जंग ख़त्म होती है तो वो प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जब ये मामला जंग अज़ीम 1 जो है ख़त्म हुई, और समझिए कि 1918 में 4 साल के बाद तो जर्मनी भी हार गया, और जर्मनी के हारने की वजह से जो है ये सल्तनत उस्मानिया हार गई। अगर वो नहीं हारता तो ये तो जीत रहा था बगावत होने के बावजूद भी, लेकिन वही हार गया तो फिर ये भी हार गया। तो अब यकीनी बात है कि इसको बांटने की बात आई तो ये पूरा तुर्की को उन लोगों ने बांट लिया था थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन वहाँ जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जो था वो फिर से फ़ौज खड़ी किया, और ये पूरा जो अभी आज का तुर्की का एरिया है वो किसी तरह उसने बचा लिया, वो नहीं थे। बकिया उसकी सल्तनत जो थी वो ये हो गए। तो उसमें जो है बंटवारे की जब बात आई तो ये फ़लस्तीन का एरिया जो है, ये समझिए कि उर्दून और फ़लस्तीन ये दोनों एक माना जाता था, यानी ये लकीर नहीं थी समझिए। तो ये पूरा एरिया जो है ये दे दिया गया किसको, बरतानिया के अंडर में, और इसको बोला गया कि बरतानिया का मैंडेट हुकूमत कायम हो गई। क्यों कि यहाँ पर धीरे धीरे जो है यहूदियों को बाहर से ला के बसाना, और फिर जब वो हुकूमत के लायक हो जाएंगे तो उनको हैंड ओवर करना, ये बरतानिया की जिम्मेदारी रही। तो कहा गया, जबकि ये शाम का एरिया था, शाम, लिबनान, फ़लस्तीन, उर्दून, ये सब एक आता था। अब ये फ्रांस के हिस्से में जाना था, लेकिन कहा नहीं मैं तो इससे भी मुआहदा कर दिया हूँ। तो अब यकीनी बात है कि यहूदी को दे देना चाहिए था, लेकिन ये खाली ज़मीन तो थी नहीं, अरब इतने आसानी से मानते नहीं। तो फिर जो है यहाँ पर समझिए कि 1917 में जो है ये फ़लस्तीन फतह हुआ है। 1917 से लेकर के 1922 तक जो है यहाँ पे फ़ौजी हुकूमत कायम रही। अब फ़ौजी हुकूमत के बाद जो है 1922 के बाद जो है वहाँ पर जो लीग ऑफ नेशन बना था उसने जो है इसको राइट दिया कि यहाँ पर आप अपने अच्छी हुकूमत कायम कर लीजिए, ताकि ये मसला को सॉल्व कर दीजिए कि यहाँ पर जो जूविश स्टेट भी कायम हो जाए और यहाँ पर अरबों के हुकूक भी ना मारे जाए। तो ये जब बैठे बांटने के लिए तो कह के भाई ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये मेरे अंडर में दे दो। अब फ्रांस को अंडर में क्या मिला, शाम और लेबनान। अब कहेंगे कि ये दोनों जो है बंटवारा क्यों हुआ, तो बरतानिया ने जो है उसके सामने यहूदियों को कहा कि देखो ये पूरा तुमको नहीं दे सकता मैं अभी, फिलहाल धीरे धीरे लेना पड़ेगा तुम। क्यों, ये एक लकीर खींच देता हूँ, और यहाँ पर जो मेरा जो है वफादार था हुसैन बिन अली, तो इसके एक बेटे को जो है इराक में दे दिया जिसका नाम था फैसल, और दूसरा बेटा था उसका नाम था अब्दुल्ला, उसको ये जॉर्डन दे दिया। और हिजाज में हुसैन बिन अली को बोला कि भाई तुम रह जाओ, तीनों हो गया। और ये कहा कि तुमको इतना ही अभी रहना पड़ेगा, अब बाद में जो है ये कि तुमको जितना फैलना होगा फैलोगे। तो इस लिहाज से ये तीनों यहाँ पर याद। इसको बांटने का मकसद ये था कि बरतानिया ने यहूदियों को समझाया कि देखो यहाँ पर तुमको स्टेट कायम करना है, जब तुम यहाँ पर जो है आओगे और ये फ़लस्तीनी मुसलमानों को मार करके भगाओगे तो यकीनी बात है कि सबको तो जहर दे करके मार नहीं सकते, तो फिर दोबारा एक हॉलोकॉस्ट हो जाएगा, तो खाली करानी पड़ेगी ना।
तो खाली होकर के इधर तो मेडिटेरियन सी है, तो ये लोग भाग के जाएंगे किधर? तो एक मुल्क तो चाहिए ना जहाँ वो जान बचा के भाग के जाएं। तो इस लिहाज से एक मुल्क दे दिया गया कि इन लोगों को इधर ढकेल देना तुम, और उसके बाद ये पूरे पे तुम कब्जा कर लेना। तो इसके वजह से ये अब्दुल, फिर जब जो है नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो फिर एक एक मुल्क फतह कर लेना, क्योंकि फ़लस्तीन जो है वो असल यहूदियों का टारगेट नहीं है। यहूदियों का टारगेट जो ग्रेटर इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का मतलब क्या है कि फुरात से नील तक, यानी जो है इराक का जो फुरात है, दजला फुरात, वहाँ से मिस्र का जो दरियाई नील है यहाँ तक। और उसका कहना है कि हम हिस्ट्री में कहीं भी कभी भी रहे हैं ना तो वो हमारा है। यहाँ तक कि मदीना में भी हमारे 3 कबाइल थे तो मदीना तक भी हमारा है। ये फ़लस्तीन में हमारे कुछ लोग थे तो ये भी हमारा है। शाम में कुछ लोग थे तो हमारा है। यहाँ पर हमारे इब्राहिम दादा रहते थे, यहीं से हिजरत करके आते थे, ये भी हमारा है। यहाँ पर जो है फिरौन के टाइम में हमारे बनी इसराइल गुलाम बन गए थे तो ये भी हमारा है। यानी जहाँ जहाँ हिस्ट्री में हम रहे हैं ना तो वो मेरा है। इस लिहाज से उसका जो है आज तक जो बॉर्डर डिफाइन ही नहीं हुआ, बस ये है कि फुरात से नील था। लेकिन सब लोगों ने उसको मशवरा दिया, जिन लोगों ने उसको डेवलप किया, कि ये काम जो है ग्रेजुअली होगा, एक साथ नहीं होगा। तो पहले जो है कदम रखने की कोशिश करो और उसके बाद जो है मामला आगे बढ़ा। तो इस लिहाज से जो है फैसल, अब्दुल्ला और हुसैन ये यहाँ पर आ गए, और फ्रांस जो है वो शाम में और लेबनान में जो है उनकी हुकूमत कायम हो गई। अब यहाँ से जो है बरतानिया ने जो है 5 साल में जो 1917 से लेकर के 22 तक मौका मिला तो 1 मिनट के लिए भी उसने ज़ाय नहीं किया, और धड़ाधड़ जो है वो बाहर से यहूदियों को मंगाया और यहाँ पर बसाने की कोशिश किया, और फ़लस्तीनी लोग जो एहतजाज करते थे तो उनको दबाने की कोशिश किया। और फिर उसके बाद 1922 में जो उनको मैंडेट कायम हो गया, तो समझिए कि 1917 से लेकर के 1947 तक जो है पूरे फ़लस्तीन की डेमोग्राफी ही चेंज करके रख दी, और यहाँ तक हो गया कि फ़लस्तीनियों की तादाद कम हो गई और यहूदियों की तादाद बढ़ गई। अब इस बीच में जो है प्रोटेस्ट होते थे, लेकिन ब्रूटली क्रश कर दिया था। यानी सरदार बन करके जब बरतानिया खड़ा रहता था, अब यहूदी अगर अच्छा कुछ कर रहा, धांधली कर रहा, उसको करने दे रहा, मुसलमान उसके जवाब में कुछ कर रहा, उसको दबा दे रहा, नहीं ऐसा नहीं करने। जैसे एक क्लास टीचर होता है, अब वो गरीब बच्चे को जो मारता रहता, अमीर बच्चे को नवाजता रहता है। तो वो बिल्कुल मामला ये था कि ये जो है ऑर्गेनाइजेशन पे ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, अब मुसलमान को एक छुरी रखने का भी हक नहीं दिया जा रहा। इस तरह से जो है 30 साल में यहूदियों को बिल्कुल असलहा से भर दिया गया। अब आप समझ जाइए कि होलोकॉस्ट जो है दूसरी जंग अज़ीम में हुई है, जो 1939 से लेकर 1945 तक चली। यहूदियों को चुन चुन के यूरोप में मारा गया। अब पता चला कि जब इसराइल कायम हुआ है 1948 में, तो 70,000 उसके फौजी थे। तो कहाँ से आ गए? तो ये पूरा डेवलप ये कर रहे थे, और मुसलमान के घर के इतनी तलाशी ली गई थी कि असलहा नाम की चीज़ ही नहीं थी। तो वो 30 साल में जो है एक कौम को बिल्कुल जो है एक सुपर पावर ने दबाया, और एक जो है दूसरी कौम को ऊपर उठाया। तो यकीनी बात है कि यहाँ पर जो जीत हार हो रही है, ये यहूद और फ़लस्तीन की लड़ाई नहीं थी, ये सुपर पावर बीच में था, जिसकी वजह से उसकी जीत हो रही थी। तो उसके बाद जो है समझे कि वक्तन फ़वक्तन एहतजाज होते रहे। अब ये बेचारे फ़लस्तीनी को जो साथ देने वाले थे कौन? मिस्र अगर साथ देता तो मिस्र में बरतानिया का नुमाइंदा बैठा हुआ है। हिजाज में साथ देता तो हुसैन बिन अली जो है बरतानिया का पिट्ठू बैठा हुआ है। उर्दून से उम्मीद थी तो उर्दून का जो है हुसैन का बेटा अब्दुल्ला है, वो भी जो बरतानिया का पिट्ठू है। अब यहाँ सब में फ़ौज भी जो है ना, वो सब बरतानिया की फ़ौज है। इनको चलाने के लिए, मुल्क के लिए पैसा जो आ रहा है वो बरतानिया से आ रहा। इराक से जो मदद आती है तो कौन है? यहाँ पे फैसल बैठा हुआ है जो हुसैन बिन अली का। ये सब किसके वफादार हैं? बरतानिया के। तो बेचारे फ़लस्तीनी जाएँ तो जाएँ किसके पास? उसके बावजूद भी फ़लस्तीनी ने कहा कि आप मुझे खाली हथियार दीजिए और ताउन दीजिए, मैं जो है यहूदियों को खदेड़ दूंगा। लेकिन इन लोगों ने कहा नहीं नहीं, तुम लोग नहीं कर पाओगे, हम लोग जब मिल करके काम करेंगे। लिहाजा उनसे मोमेंट ही छीन लिया। अब फिर मोमेंट जो है बरतानिया के हिसाब से चलाने लगे। तो एक बहुत बड़े जो है ये, अगर फ़लस्तीनी ही को लड़ने देते ना तो यहूदियों को जो है जीना हराम कर देते। इतने बड़े बड़े लीडर थे, अमीनुल हुसैनी जैसा जाबाज था, अज़्ज़ाम जैसा था। तो लेकिन ये लोग अपने हाथ में ले लिए और फिर बरतानिया के इशारे के हिसाब से काम करते थे।
तो यहाँ तक हुआ कि जो है 1947 में समझिए कि यूएनओ में मामला चला गया और जो है बरतानिया ने हाथ उठा दिया कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, इन दोनों का मसला सॉल्व नहीं होगा। अब ये कब बोल रहा? जब जो यहूदियों को स्ट्रॉन्ग कर दिया है हर लिहाज से, टेक्निकल लिहाज से, तजुर्बात के लिहाज से, हथियार के लिहाज से, सब चीज़ लिहाज से, इधर हर लिहाज से दस्तोबाजू कर दिया। शाम में फ्रांस का नुमाइंदा बैठा हुआ है, लिबनान में फ्रांस का नुमाइंदा बैठा हुआ है, इराक में बरतानिया का नुमाइंदा फैसल बैठा हुआ है, उर्दून में बरतानिया का नुमाइंदा अब्दुल्ला बैठा हुआ है, हिजाज में जो है मामला सिर्फ ये हो गया कि सऊदी हुकूमत आ गई थी और इसको खदेड़ दिया था। ये इंशाल्लाह कल का टॉपिक लेंगे हम। अब मिस्र में भी जो इसका नुमाइंदा बैठा हुआ, और उसके बाद कहता कि तुम लोग बहुत ज़्यादा लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम जा रहे हैं। और ये मामला यूएनओ के हवाले कर दिया जो 1945 में नई कायम हुई थी। तो अब उससे कहाँ होने वाला था? उसने क्या किया, उसको कुछ समझ में नहीं आया। उसने कहा कि चलो 2 स्टेट थ्योरी के तहत जो है फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो। उसमें भी जो है सितम ज़रीफ़ी क्या किया कि 55% जो है ना वो यहूदियों को दे दिया ज़मीन, ख़ास तौर से जो स्ट्रेटेजिकल जो है अहमियत के लिहाज से जो ज़मीन थी वो उसको दे दिया, और 44% जो है वो फ़लस्तीनियों को दिया, और 1% जो है रख लिया, वो यरूशलेम जो असल मुक़द्दस मुकाम है वो का इंटरनेशनल लॉ के अंदर रहेगा। तो इस लिहाज से यकीनी बात है, एक तो बांटना ही सही नहीं था। यूएनओ कायम किया गया था 2 मुल्कों या 2 कौमों के दरमियान जब लड़ाई होगी तो इंसाफ करेगा, ये नहीं कि जब पैचअप कर देगा। तो वो इंसाफ क्या करेंगे, वो डिवाइड कर दिए। उसमें भी जो है सितम वाला सितम ये किया कि जो है ज़्यादा हिस्सा यहूदियों को दे दिया और कम इसको दे दिया। यकीनी बात है कि जो है, लेकिन यहूदियों को लगा कि हमको तो एक तो नहीं था तो मिल रहा है, और फिर ज़्यादा मिल रहा है, और स्ट्रेटेजिकल लिहाज से अच्छा मिल रहा है, लिहाजा उसके वारे नियारे हो गए, वो खुशी खुशी कबूल किया। लेकिन फ़लस्तीनी लोगों ने इसको इनकार कर दिया। अब जैसे ही जो है इसको इनकार हुआ तो बरतानिया ने कहा कि मैं 1948 15 मई को निकल जाऊँगा यहाँ से, हम अपनी एक फ़ौज जो है यहाँ से मेरी निकल जाएगी। तो पता चला कि 15 मई को जो है जैसे निकलने वाली थी कि 14 मई की रात को जो बिन गौरियान जो था, जो पहला प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का, उसने आज़ाद ममलकत का ऐलान कर दिया। तो अब यकीनी बात है, ऐलान जब हुआ तो ये लोग गुस्से में आ गए। तो अब ये जो फैसल अब्दुल्ला ये सब तो लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन पब्लिक प्रेशर तो बहुत ज़्यादा था, तो इसके वजह से ये लोग जो है कहा कि हम लड़ेंगे। अब ये अंदर से जो बरतानिया का आश्वासन दे दिए थे कि जितना आप बांट के दिए हैं ना, यानी यूएनओ ने जो बांटा था 44% और जो है 55%, तो उससे 1 इंच हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हम आपको गारंटी देते हैं। नंबर 2 ये भी गारंटी देते हैं कि एक भी यहूदी को नहीं टच करेंगे। लेकिन हमको भी तो अपना भरम रखने के लिए, मुसलमान अवाम के लिए लड़ना तो पड़ेगा ना, और हमारे कंट्रोल में ये मुस्लिम नौजवान लड़ेंगे तो फिर कंट्रोल में रहेंगे, और ये अपने से चले जाएंगे तो अंदर तक खदेड़ सकते हैं। तो बरतानिया ने कहा अगर तुम ये वादा करते हो तो तुम मैदान में आए। तो लिहाजा जो है 1948 15 मई से जंग शुरू हुई। उसमें भी क्या होता था कि मुसलमान जैसे जीत रहे होते थे और लगता था कि यहूदी अब पूरे चारों तरफ से घिर गए हैं और उनका राशन पानी ख़त्म हो रहा, अब हथियार डालने वाले हैं, कोई ऐसा एरिया है, तो पता चला बरतानिया बीच में कूद जाता था, फिर अमेरिका बीच में कूद जाता था। चलो चलो सुलह करते हैं, सुलह करते हैं, यूएनओ में मामला लेकर के आओ, सुलह करो। तो आप सुलह करिए भाई। अब इतनी बड़ी बड़ी ताकत है कि सुलह के लिए तैयार होना पड़ता था। अब जैसे ही सुलह के जो बातचीत में 4-5 हफ्ता निकल जाता था, यहाँ तक कि जो है यूरोप से जो है यहूदी को जो है हथियार आ जाते थे, उसके जो है सांस लेने का मौका मिल जाता था। अब फिर उसके बाद जो है बैठते थे कि ये चलो ये फैसला कर दे रहे हैं, दोनों का एग्री नहीं होता था, तो फिर जंग हो जाती थी, तो अब फ्रेश मूड हो जाता। अब फिर जब इजराइल खदेड़ रहा होता था तो कोई बीच में नहीं आता था, और जहाँ फिर कहीं मुसलमान का पल्ला भारी होता था तो फिर कहते नहीं लड़ाई झगड़ा मत करो, हम लोग इंसाफ करा दो। इस तरह करते करते समझिए 10 महीना ये जंग चली। तो 10 महीने में जो है समझिए कि इजराइल जीत गया और जो है फ़लस्तीनी बेचारे हारे। उसमें भी हारे तो किस अंदाज में हारे कि ये जो है समझिए कि इस तरह बांटा गया था।
ये जो मैं खींचा हूँ ये, इसको बोलते हैं वेस्ट बैंक, क्योंकि ये जॉर्डन रिवर है तो इसको ईस्ट जॉर्डन बोला गया और इसको जॉर्डन का वेस्ट बैंक बोला गया। और इसी में जो है यहाँ पे यरूशलेम है और इसको बोलते हैं गाजा पट्टी। तो ये दो हिस्सा जो है ये दिया गया किसको, फ़लस्तीनियों को। अब बकिया ये जो बीच का नेगेव डेजर्ट वगैरह है, ये पूरा ये जो तिल अबीब वगैरह का पूरा एरिया, ये इजराइल को दिया गया था। ये यूएन के हिसाब से जो बंटवारा हुआ था। तो अब जब जंग हुई तो क्या हुआ, फ़लस्तीनी बेचारे जान दे रहे हैं, लेकिन 10 महीने के बाद जब जंग बंदी हुई तो क्या हुआ कि जॉर्डन ने जो है वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिया और मिस्र ने जो है वो गाजा पे कब्जा कर लिया। अब फ़लस्तीनी बेचारे जो है ये लोग बोले कि हम लोग लड़ेंगे जंग, तुम टेंशन नहीं लो और हम तुमको जीत दिला के रहेंगे, तुम फिक्र मत करो। लेकिन फिक्र क्या करेंगे, वो तो पहले से दिए हुए थे। तो इस लिहाज से जो है बेचारे फ़लस्तीनी जो है ये अपने मुल्क में अपने ही कौज से हट गए। अब ये किसके रहम करम पे हो गया मामला, अब्दुल्ला के, जॉर्डन का जो है उसने कब्जा कर लिया इस पे और मिस्र ने कब्जा कर लिया गाजा पे। अब उसके बाद एक जंग हुई 1956 में। 1956 में नहर स्यूज के लिए जंग हुई। यह समझिए कि यहाँ पर एक जगह खोद करके आर्टिफिशियल समंदर बनाया गया ताकि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी को जो है जोड़ दिया जाए। तो उससे क्या होगा कि समुद्री रास्ता आसान हो जाएगा, वरना यूरोपियन को जो है पूरा अफ्रीका घूम करके इधर से आना पड़ता था। तो अब इतना किलोमीटर बच गया, बस इतना ही। तो अब ये बरतानिया, फ्रांस और ने पैसा लगाया था। अब मिस्र की ज़मीन थी तो उसमें जो है ये पिछली सदी से चला आ रहा था, इसके लिए लड़ाई हो गई और यहाँ पर जो है जमाल अब्दुल नासिर आ गया था। तो अब ये जमाल अब्दुल नासिर ने जो है 1956 में बरतानिया से जंग छेड़ दिया और फ्रांस से भी। अब उस जंग में जो है उसने वो कूद गया, इजराइल कूद गया और इजराइल जो है इधर से अटैक कर दिया ये सहराय पेनिनसुला पे। ये तूर सीना जो है ये इसी बीच वाले एरिया में। तो लेकिन इसमें कम से कम इतनी ये हुई कि जमाल अब्दुल नासिर की जीत हो गई और नहर सुएज़ को जो है वो जीत लिया। अब बरतानिया फ्रांस को हरा दिया। अब इसमें हराया कैसे, अमेरिका मदद कर रहा था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि सुपर पावर अब हम रहें, अब बरतानिया ख़त्म हो, तो बैक डोर से जो है वो इसकी मदद कर रहा था। अब मिस्र को जो है रशिया में जो है ये इसकी बाल्शेविक रेवोल्यूशन आ गई थी यूएसएसआर की, तो वो भी बैक कर रहा था। तो यूएसए भी बैक कर रहा था, यूएसएसआर भी बैक कर रहा था। तो जमाल अब्दुल नासिर जीत गया नहर सुएज़ वाली जंग में और बरतानिया और फ्रांस हार गया। तो समझिए कि बरतानिया की जो साख बनी हुई थी इतने सालों से वो उसका जो है जलील हो गया। अब यहाँ पर जमाल अब्दुल नासिर जो है वो समझिए हीरो बन गया। अब पूरा मोमेंट जो है जमाल अब्दुल नासिर के हिसाब से चलेगा। अब यहाँ पर जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा दुख था कि पूरे इजराइल पर कब्जा है और ज़्यादातर पर। तो 1967 में जो है जमाल अब्दुल नासिर ने प्लान बनाया कि हमको जो है ये वापस लेना है और इजराइल को हटाना है। अब बरतानिया जब हट गया तो इसको हटाना बहुत आसान है। लेकिन हुआ क्या कि इजराइल के सर पर से बरतानिया ने हाथ हटाया तो यूएसए ने हाथ डाल दिया कि अब हम तुम्हारा प्रोटेक्शन करेंगे। अब 1967 में जो है जून में ये तैयारी कर रहा था। ये बहुत ज़्यादा जो है ये समझिए कि कम्युनिस्ट टाइप का आदमी था, इसको मज़हब वगैरह से कोई दिलचस्पी नहीं थी। यही वजह है कि अख़वानुल मुस्लिमीन जो 1928 में कायम हुई थी ये बहुत सताता था। और ये नारा भी क्या देता था कि ये बनी इसराइल से लड़ाई है आले फ़िरौन की। ये जो मिस्र में जो तारीख थी तो बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था आले फ़िरौन ने। तो कहता था कि नहनो अबनाउल फ़राइना, हम फ़िरौन की औलाद हैं, तो हम लोग फ़िरौन की औलाद जो है बनी इसराइल के जैसे हिस्ट्री में क्रश किए थे वैसे क्रश कर दें। तो अब अल्लाह की मदद आती क्या, तो वही हुआ। इसका गुरूर जो अल्लाह ताला ने खाक में मिला दिया। ये इतना ज़्यादा जालिम इंसान था जमाल अब्दुल नासिर कि सैयद कुतुब शहीद को फांसी दिला दिया। ऐसे इख्वानियों को तो बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया इसने। तो अल्लाह ताला ने इसको जलील किया कि 5 जून 1967 को एक जंग हुई। 5 जून 1967 को। और इजराइल ने क्या किया कि जॉर्डन वाले भी तैयार थे, मिस्र वाले भी, शाम वाले भी, प्री एम्प्ट स्ट्राइक कर दिया जहाज़ के ज़रिए से उसके जहाज़ पर। और इसके जो है एयरपोर्ट ही पे सारे जो है जंगी जहाज़ को तबाह कर दिया।
यानी 70%। यानी रात में ये लोग पार्टी शार्टी शराब वराब पिए, सोचे कि रात में अटैक करेंगे, सुबह होते ही समझिए कि जो है इजरायली तैयारे आए इसको यहीं पर ढेर कर दिए। अब ढेर ऐसा किए कि जमाल अब्दुल नासिर शर्म से जो है अपने कलीग को बता भी नहीं पा रहा था कि हमारे साथ ये हादसा हो गया। करा नहीं सब जो ठीक है, हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो जो बात हकीकत वो बोलो, वो बोल नहीं पा रहा था। तो समझिए कि 5 दिन में या 6 दिन में, 6 डे वॉर इसको बोलते हैं, 6 दिन में इजराइल ने जो है मिस्र को भी हरा दिया, जॉर्डन को भी हरा दिया, शाम को भी हरा दिया। कैसे हराया कि ये जो है मिस्र से जो है ये जो जीते थे 48 की जंग में गज्जा को, गज्जा भी छीन लिया, बल्कि सहराई पेनिनसुला भी छीन लिया, बल्कि जो है नहर सुएज तक आके कब्जा कर लिया। मतलब चीज आए कि ये वापस लेता, ये अपनी जमीन भी खो दिया। और इधर जो है अब्दुल्ला साहब जो थे, ये जो वेस्ट बैंक पे कब्जा कर लिए थे 1948 में, इस पूरे पे जो है वो कब्जा हो गया इसराइल का। और शाम जो फड़फड़ा रहा था तो उससे भी जाकर के जो गोलान हाइट्स जो है ये, उससे उसके जो है जो जंगी लिहाज से बहुत स्ट्रेटेजिकल है, उसको उससे छीन लिया। तो ये जो 6 दिन में इतनी बड़ी विक्ट्री हुई इसकी कि पूरा धाक बैठ गया। तो अब यकीनी बात है कि पूरे असलहा जो है वो अमेरिका से आ रहे थे। तो इस लेकिन इनकी भी बदमाशियाँ थी, ये एकदम लापरवाह लोग थे, इनको तो मतलब ही नहीं था। तो अल्लाह ताला ने इनको जो है जलील किया। तो समझ जाइए कि ये जो है मिस्र जो है वो सहराए से सीना भी खोया और गज़ा भी खोया। ये जॉर्डन जो है वो वेस्ट बैंक खो दिया। यरूशलेम भी अब चला गया किसके एंड में, वो यहूद के यानी इजराइल के एंड में। जो यरूशलेम जो है 637 में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने लिए थे, और फिर 1099 में 88 साल के लिए सलीबियों के अंडर में गया था, और 1187 में सलाउद्दीन अय्यूबी जीते थे। फिर उसके बाद हमेशा मुसलमान के हाथ में रहा। अब फिर जो है ये यरूशलेम इसके कब्जे में चला है। शाम से गोलान हाइट्स पे गए। अब इससे पहले जब ये फ़लस्तीनी लोग देखते थे कि ये लोग जो कुछ अपने हैंड में तो ले लिया है मामला, लेकिन वो जोश जज्बा दिख नहीं रहा है, तो नौजवानों को फिक्र हो रही थी। तो नौजवानों की 2 तहरीक उठी। एक जो है समझ जाइए कि मिस्र के कॉलेज में जो फ़लस्तीनी लड़के सब पढ़ते थे, तो उन लोगों ने मिल करके 1956 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसका नाम था अल फतह। तो ये एक टीम बनी। और फिर जो है 1964 में जो है एक ऑर्गेनाइजेशन मुसलमान नौजवान लड़कों की बनी, उसका नाम था PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों बने। अब ये दोनों अभी जो है सोच ही रहे थे कि कैसे मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, कि पता चला कि 1967 में ये लोग जंग छेड़ दिए और उसको सही से निभा नहीं पाए, और इस तरह लैंडस्लाइड विक्ट्री जो इसराइल की हो गई। तो उसका जो मोराल तो जो है आसमान पर, और इन लोगों के मोराल पाताल पे। तो अब इन लोगों में जो थोड़े बहुत इख्तलाफ थे वो सब ख़त्म करिए। अब बोले कि हमारी एक नुमाइंदा तंजीम होनी चाहिए जो अपने कॉज को आगे बढ़ाएगा, और ये बादशाह लोग से होने वाले नहीं है, ये अंदर खाते मिले हुए हैं बस। तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है, अब हम लोग PLO के अंडर में चलेंगे। अल फतह वगैरह भी इसी में ज्वाइन हो गए PLO, और इसका जो है सदर बना दिए किसको, यासिर अरफात को। तो ये जो है बहुत मतलब मशहूर पर्सनालिटी है इस मामले में। तो यहाँ तक चलता रहा। अब मिस्र पर एक बदनुमा दाग लग गया था, इतना बड़ा दाग लगा था कि जमाल अब्दुल नासिर ने खुद ही से इस्तीफ़ा दे दिया कि मैं तो अब जो है इतना बड़ा हीरो बन गया था 1956 की जंग जीतने के बाद, आप मैं जो है क्या जो है गज़ा को बचाता और क्या इसराइल को फतह करता, तो हमारी ज़मीन भी ले लिया, अब मैं मुँह दिखाने के लायक नहीं, तो मैं इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं समझता कि वो भी नाटक ही के लिए दिया होगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं आप ही, उसी के बंदे ले आए होंगे, कहा नहीं नहीं आप ही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा चालाक इंसान था। जब जो है ये कू कराया था ना, यानी ये फौजी बगावत के ज़रिए से समझिए कि इस पे आया था सामने, तो तकरीर कर रहा था एक मरतबा, और सामने से लोगों ने 8 गोली चलाया और इसको लगाने। अब आप समझ जाइए कि इतना नज़दीक से जो है कोई जो है 8 गोली मारेगा, इसको लगाना एकदम जैसे सीना तान के तकरीर किया जा रहा है।
उसको मालूम था कि भाई किसको मैं किराए पर लाया हूँ और जो है उसको गोली किधर चलानी है। तो दाएं बाएं चला रहा था, सामने मार ही नहीं रहा था। ये खड़ा था तो पता चला मीडिया वाले ने उड़ा दिया कि इतना बड़ा डेरिंग बाज जांबाज तो जो लीडर मिलेगा ही नहीं। और उसके वजह से उसने इख्वानुल मुस्लिमीन पर नाम लगा दिया, किसी ने हम पर जो अटैक करवाया है, और सारे इस्लाम पसंदों को जेलों में ठोक दिया और फिर फांसी दे करके हज़ारों को तहरीक देंगे। तो ये इस टाइप का था। तो अब ये जो इस्तीफ़ा दिया लेकिन लोगों ने माना नहीं। तो उसके बाद ये बदनुमा दाग था, तो इसको जो है थोड़ा इमेज भी दुरुस्त करना था। तो फिर जो है 1973 में एक जंग हुई। ये जो है इज़राइल का एक त्यौहार का दिन था। तो उस रोज़ जो है ये लोग समझे कि ये लोग बिज़ी होंगे त्यौहार में, तो आज अटैक करके किसी तरह बदला ले लिया जाए, जिस तरह इन्होंने सोते में हम पर अटैक कर दिया था हमारे जहाज़ों पर। इसमें इख्वानियों ने जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया और तकरीबन जो है इज़राइल को खदेड़ दिया था। लेकिन फिर अमेरिका जो है वो फिर एरियल ब्रिज बना दिया, समझ जाइए, इतने जहाज़ आए उसके। अब इख्वानियों ने कहा कि भाई हम इज़राइल से तो जीत सकते हैं, अमेरिका से तो नहीं जीत सकते। तो जिसकी वजह से जो है फिर इनको रिट्रीट करना पड़ा और ये जीत नहीं पाए। तो ये समझ जाइए कि कितनी जंग हो गई, 4 जंग हो गई, 1948 में, 1956 में, 1967 में और 1973 में। 74 में जमाल अब्दुल नासिर का जो है हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया। तो अब जो ये मूवमेंट थोड़ा एग्रेसिवली जो है लीड कर रहा था, यानी जमाल अब्दुल नासिर जो है ये असल में किस कैम्प में था, कोल्ड वार का ज़माना है। एक तरफ यूएसएसआर है, एक तरफ यूएसए है। यूएसए के खाते में इज़राइल है और ये जो है जमाल अब्दुल नासिर जो था वो यूएसएसआर के खाते में था। तो यूएसआर इसको बैकिंग कर रहा था। और यूएसएसआर जो कम्युनिस्ट हुकूमत थी उसका कहना क्या था, कार्ल मार्क्स का जैसे कि मजहब एक तरह से अफ्यूम है, ओपियम ऑफ मासेस। तो जिसकी वजह से इसको इज़राइल से भी नफरत थी क्योंकि वो मजहब के नाम पर वो स्टेट बना था। अब मुसलमान के इख्वानियों से भी इनको नफरत थी कि ये इस्लामी हुकूमत चाहते थे। ये खाली जो है मतलब जो है समाजी इस्लाह और ये सब चाहता था। तो अल्लाह ताला ने इसको 1974 में ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद जो है वो बना मिस्र का जो लीडर बना। अब इन लोगों की कोई ज़्यादा अहमियत ही नहीं थी। यहाँ पर जो बना जमाल अब्दुल नासिर के बाद ये इसको मिस्र में जो है ना जीम को गाफ पढ़ते हैं, तो गमाल अब्दुल नासिर बोलते हैं। जय्यत जिद्दा को वो लोग गैयत गिद्दा बोलेंगे, तो उन लोगों को जीम जो है ज़बान से निकलती ही नहीं। तो गमाल अब्दुल नासिर सुनते होंगे, तो ये असल में जमाल अब्दुल नासिर। इसके बाद जो बना वो बना अनवर सादात, ये भी फ़ौजी था। तो वो बना, तो अब वो मायूस हो गया था कि जब जमाल अब्दुल नासिर इतना पॉपुलर फिगर नहीं जीत पाया तो हम कहाँ से जीत पाएंगे। तो उसने जो है सोचा कि किसी तरह जोड़ तोड़ के ज़रिए से जो हमारी ज़मीन ले लिया ना ये हम वापस ले लें, फ़लस्तीन को जाने दें, वो जाने, हम अपना काम बनता है। तो ये जो है अनवर सादात जो है वो इज़राइल का दौरा भी किया, वहाँ जाकर के भाषण भी दिया। और उसके बाद जो है यूएसए जो बीच में इन्वॉल्व हुआ और कहा कि ठीक है तो तुम दोनों को मैं जो है दोस्ती करा देता हूँ, छोड़ो बकिया अरब को, तुमको क्या लेना, तुम तो अफ्रीका का हो। तो उसने कहा कि ठीक है, तो क्या चाहिए तुमको। उसने कहा ये हमारा कम से कम सहरा पेनिनसुला दिला दीजिए, बदले में क्या है। तो बदले में कहा कि हम इज़राइल को तस्लीम कर लेंगे। इज़राइल वालों को लगा कि पहला जो है अरब मुल्क है जो हमको तस्लीम करेगा, चलो हम रेडी हैं। तो इस लिहाज से जो है ये 1978 में ये मुआहिदा पे दस्तखत हुआ। दस्तखत कहाँ पे हुआ, कैंप डेविड में, जो यूएसए से अमेरिका में। तो इस लिहाज से इसको कैंप डेविड एकॉर्ड बोलते हैं। अनवर सादात और जो है इज़राइल के दरमियान हुआ। तब इसकी वजह से क्या हुआ कि इज़राइल ने इसका सहरा पेनिनसुला वापस कर दिया और जो है इसने जो उसको तस्लीम कर लिया। तो इसके बाद आप देखेंगे कि इज़राइल का फॉरेन पॉलिसी ये रहेगा हर जगह कि पहले जंग करो, उसकी ज़मीन इतना हथियार लो और उसके बाद जो 50% दे करके उसे तस्लीम करा लो, 50% कब्ज़ा रख। तो ये फॉरेन पॉलिसी रहेगा। तो मुसलमान को बहुत नाराज़गी हुई कि ये क्या जो है तुम इज़राइल को तस्लीम कर लिए। लिहाजा एक नौजवान जो था उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने अनवर सादात को मार दिया। अब इसके बाद जो है मिस्र भी जो है ये करा, तुर्की भी जो इसको कबूल किया हुआ था क्योंकि वहाँ पर जो क्या था मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था, उसको भी मुसलमान अरब से कोई लेना देना नहीं था, वो इज़राइल को तस्लीम किया हुआ था। ईरान में जो है वो समझिए कि बरतानिया की हुकूमत बैठी हुई थी, वो भी तस्लीम की हुई थी। तो अब यहाँ पर जो है
इसराइल को पूरी खुली छूट मिल गई, तुर्की से भी, ईरान से भी, मिस्र से भी, सब जगह से। तो अब यह है कि ये जुल्म ज़्यादती शुरू कर दिया। यहाँ से आप जो यहाँ पर सब मुसलमान रहते थे, बस इसके फौजी कब्जा हो गया था, तो अब यहाँ से मुसलमानों को निकालो तभी तो खाली होगा, तो ये आएगा। तो अब यहाँ पर जुल्म ज़्यादती शुरू कर दिया। जब जुल्म ज़्यादती शुरू किया तो मुसलमान बर्दाश्त करते थे, लेकिन जब कभी यरूशलेम में घुसने की कोशिश करते थे, ख़ास तौर से मस्जिद अक्सा में घुस करके बदतमीज़ी करते थे, तब फिर मुसलमान नौजवानों का खौल खुल जाता था। तो एरियल शौरान जो था वो एक मरतबा जो जूता पहन करके जो है मस्जिद में चला गया, तो उनको नौजवान जब बिफर गए, तो ये हुआ क्या कि 1987 से जो है एक इंतफाज़ा शुरू हुआ, अपराइजिंग ऑफ अरब नौजवान, और 87 से लेकर के 93 तक चला। मुस्लिम नौजवान जो फ़लस्तीन के थे, उसने कहा कि ये बादशाह लोग कुछ भी करे, अब हम लोग अपने मामला अपने हाथ में लेंगे और या इज़्ज़त की जिएंगे या शहादत की घोट पिएंगे, अब जो होगा देखा जाएगा। तो ये पत्थर लेकर के आ गए टैंकों के मुकाबले में। और यहाँ पर जो है एक टीम ऑर्गेनाइजेशन मुसलमानों के सामने आई जो लीड कर रही थी, उसका नाम था हमास, जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। इसके लीडर थे शेख अहमद यासीन, जो नाबीना थे, दोनों आँख नहीं थे, फिर भी इतने पावरफुल थे कि एक बड़ी टीम खड़ी कर दी। तो ये जो है इंतफाज़ा, फर्स्ट इंतफाज़ा इसको बोलते हैं, 1987 से शुरू हुआ, समझिए कि 6 साल तक जारी रहा। जैसे ये इंतफाज़ा जैसे कश्मीर में चल रहा था ना पत्थरबाजी, वैसे ये चल रहा था कि हम आपको गोली से नहीं मारेंगे, लेकिन हमारा गुस्सा ये है कि अब हम जो है मुंह के ज़रिए से अब जो पत्थर भी उठाएंगे। एक पत्थर से किसी की जान तो नहीं जाएगी, लेकिन एक प्रोटेस्ट का जो है एक्सट्रीम समझिए वर्जन है। तो यहाँ पर जो है हमास की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? इसके वजह से कि जो PLO काम कर रही थी मुसलमान फ़लस्तीन कॉज के लिए, ये भी मिस्र के पैटर्न पर चलना शुरू हो गई थी। अब इनके भी जो वफ्द वगैरह जो है अंदर खाते जो शुरू हो गए थे, तो मुस्लिम नौजवान को गुस्सा आ गया था कि लगता कि ये भी मिस्र के तरह ये भी मानेंगे, तो अब हम नहीं मानेंगे। तो इसके लिहाज से इन्होंने एक ऐलान कर दिया, हमास की पॉपुलैरिटी बढ़ गई। और जो खदशा था वहाँ के नौजवानों को, वो बिल्कुल एग्जैक्ट ठीक हुआ। 1995 में यासिर अरफात ने जो है इजराइल के साथ सुलह कर लिया। सुलह करने में भाई मैन तो वही था, तो सुलह करने में जो है यासिर अरफात ने कहा कि मुझे दीजिएगा क्या, तो उसने कहा कि यहाँ पर तुम्हारी सिविल गवर्नमेंट बना देता हूँ, तुम हुकूमत करो और उसके बदले में हमको तुम तस्लीम कर लो। तो उसने कहा ठीक है, तो वो जो है मायदा हो गया। तो उसके लिए फिर जो है हमास खड़ा हो गया कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, इसराइल का नाजायज़ कब्जा हम तो नहीं मानेंगे, ये ताकत के सामने झुकना तो ये नहीं, हम तो खुदा के सामने झुकते हैं। तो इस लिहाज से कमज़ोरी अलग चीज़ है, गैरत का सौदा अलग चीज़ है। तो इस लिहाज से आप समझिए कि इस मोमेंट को लेकर के आगे कौन बढ़ेंगे? हमास बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है टीम जो बनी कि ये गवर्नमेंट कौन चलाएगा, तो उसको दे दिया गया अल-फतह को। तो ये पॉलिटिकल वर्जन है, जैसे RSS का पॉलिटिकल वर्जन जो है क्या है, BJP है, तो इसी तरह PLO का पॉलिटिकल वर्जन अल-फतह, तो उसने यहाँ पर हुकूमत कायम की। इसके बाद जो है 5 साल तक थोड़ा सा जो शांति रहे, यकीनी बात है आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। 5 साल के बाद फिर एक बदतमीज़ी हुई मस्जिद अक्सा में, तो फिर जो है फिर इंतफाज़ा शुरू हो गया। तो 2000 से लेकर के 2005 तक दूसरा इंतफाज़ा शुरू। इसमें भी जो है हमास ने जो है भरपूर रेजिस्टेंस किया और जम करके मुकाबला किया। अब वो जब ख़त्म हुआ तो इतने अरसे में क्या हुआ कि हज़ारों जाना जाती थी हमास के या पब्लिक की, लेकिन हमास की पॉपुलैरिटी बढ़ती चली जा रही थी। 2005-06 में जब इलेक्शन हुआ, ये जो दे दिया गया था कि भाई ये वेस्ट बैंक में गज़ा में आप अपने हिसाब से जो है हुकूमत कायम कर सकते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि हमास जीत गया और अल-फतह वाले हार गए। लेकिन अब जो है वेस्ट की जो हुकूमतें थी, बरतानिया, फ्रांस, ये सब कह नहीं, ये इसको हम इलेक्शन ही को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कोई लाओ। तो अब जब दूसरा आने लगे कि अल-फतह का लाओ, तो हमास वाले बिखर गए कि अगर तुम जो उसके इशारे पर आओगे तब तो हम नहीं मानेंगे, तो खाना जंगी होगी। तो हमास के पास तो जब इजराइल से लड़ने की सलाह थी तो ये क्या लड़ते थे। तो 2007 में जो है किसी तरह मामला रिकन्सिलेट किया गया कि अच्छा चलो ठीक है, ये गज़ा वाला एरिया में हमास हुकूमत करे और ये वेस्ट बैंक वाले में जो है
अल-फतह गवर्नमेंट चला है। लेकिन इसमें हमास क्यों मान गया कि गज़ा तो बहुत छोटा है और ये वेस्ट बैंक तो बड़ा है, तभी क्यों मान गया? लेकिन इसकी वजह क्या थी कि इसमें एक मुआहदा ये भी हुआ बाद में कि इजराइल को लगा कि हमारे यहाँ पे बीच बीच में थोड़ी सी आर्मी है, लेकिन हमास के बीच में रहना जो है ये समझिए खुदकुशी है। तो उन लोगों ने क्या किया कि अपने फ़ौज को यहाँ से निकाल करके पूरा गज़ा जो है ना वो फ़लस्तीनियों के हवाले कर दिया। इसमें जो है ये बीच बीच में जो है इनकी सिविल गवर्नमेंट है, लेकिन पूरी गवर्नमेंट जो है असल में वो इजराइल की है। तो हमास को लगा कि चलो एक सॉलिड ब्लॉक मिल रहा है जहाँ पर हम अपनी फ़ौज भी रख सकते हैं, अपने एक कंट्री के हिसाब से रन कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा। तो उसने कहा कि ठीक है ये फतह को दे दो, लेकिन ये तो हमारा रहेगा। तो ये 2007 में ये मामला हो गया। तो फिर जैसे 1 साल हुआ था कि 2008 में जंग शुरू हो गई, तब यहाँ से जो है रॉकेट लॉन्च शुरू हो गया। तो 2008 की जंग में जो है बेहतरीन फाइट दिया हमास ने, फिर कुछ दिन के लिए रुका, फिर 2012 में एक जंग शुरू हो गई, फिर उसमें भी जो है जाने काफ़ी गया, लेकिन ये झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ और डट के मुकाबला किया। और उसके बाद 2014 में हो गए। 3 जंगें हमास जो है अकेले लड़ लिया है। अब आप समझिए कि यहाँ पर जो है ये गज़ा है, अब ये भी छीन लिया। अब यहाँ से इसके पास सप्लाई जाने का कोई एरिया ही नहीं है। इधर मेडिटेरेनियन सी है ये पूरा, तो ये तो समंदर है, तो यहाँ पर जो है नेवी ब्लॉक है, इधर से कोई नहीं जा सकता। इधर मिस्र है, मिस्र में जो है समझिए कि हसनी मुबारक हो या जनरल सीसी हो, ये सब जो है ये अमेरिका के एजेंट हैं, तो इधर से भी जो ब्लॉक कर दिया गया है, इधर से भी कुछ नहीं जा सकता। सिर्फ ज़रूरी अशिया जो है दवा वगैरह जाने देते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल के प्रेशर की वजह से, वरना कुछ नहीं जाता यहाँ पे। इधर जो है जॉर्डन में भी जो है वो उन्हीं के एजेंट बैठे हुए हैं, तो इधर से भी कुछ नहीं जाता। अब ये समझिए कि एक बड़ा सा मुल्क है जो जेल बना हुआ है, कुछ नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी वो कैसे सस्टेन कर रहे हैं, अब कैसे जो है उनके पास हथियार आ जा रहे हैं कि इतने इतने ज़्यादा जो है 4-4 हज़ार रॉकेट मार दिए हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये इन्होंने आप जो एक नया स्टाइल निकाल लिया, सुरंग खोद खोद करके जो है पूरे इजराइल में घुस गए। तो ये जो अभी 2021 में जो जंग हुई है कि ये जो रमज़ान के महीने में जो मस्जिद अक्सा में घुस गए थे, तो हमास ने जो अल्टीमेटम दिया कि मस्जिद अक्सा को खाली करो शाम तक, नहीं खाली करते तो फिर जो है हम रॉकेट मारना शुरू करेंगे। तो उसने नहीं खाली किया तो यहाँ से रॉकेट मारना शुरू हुआ। तो जो 11 दिन तक जंग चली है, तो यकीनी बात है कि ज़्यादा नुकसान तो जो है इन्हीं का हुआ है। लेकिन इस बार उसका जो आयरन डोम था, जो इसके मिसाइल को रोक देता था और फ़िज़ाही में ख़त्म कर देता था, तो वो भी जो है उसको रोकने में नाकाम हो गया। क्योंकि आयरन डोम का भी जो है एक लिमिटेशन होती है कि एक साथ अगर कोई जो है 200 रॉकेट छोड़ दे तो कितने को ख़त्म करेगा। तो इसने जो 5-5 एक साथ छोड़ दिया, ये रोको कितना, तब यकीनी बात है 1-2 तो मिस हो ही जाता था। तो ये सब जो है बंकर में भाग जाते थे। तो उसके बाद जो है फिर जो है अमेरिका वगैरह बीच में पड़ा, मिस्र पड़ा, फिर रशिया पड़ा, और जा कर के अभी सुलह हुआ। अब सुलह हुआ तो इसमें जो है विक्ट्री हो गई किसकी? हमास की। क्योंकि इतने बड़े मुल्क से और इतना जो है एक छोटा सा ग्रुप जो है उसने टक्कर दे दिया 11 दिन तक, सरेंडर ने किया। अब फिर मिसाइल इतना मारा कि उसके भी मरे, इसके भी ज़्यादा मरे। तो अब इन लोगों ने जो है विक्ट्री ऐलान कर दिया। तो जो बेंजामिन नेतन्याहू था वो शर्म से जो है चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहा। तो यहाँ तक के जो है इजराइल में जो है उसको प्राइम मिनिस्टरशिप से भी हाथ धोना पड़ गया। तो 2 साल में 4 मरतबा इलेक्शन हुए थे, किसी को मेजॉरिटी आज तक नहीं मिली है, ना मिली। 120 लोगों के पार्लियामेंट है वहाँ पे, जल्दी किसी की जो है वहाँ मेजॉरिटी आती ही नहीं है। तो वहाँ पर जो है जो लोग उसको सपोर्ट किए हुए थे वो लोग सपोर्ट खींच लिए, और फिर जो 8 जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो मिल करके कोalition गवर्नमेंट बना लिए हैं। और उसमें जो है एक जो पार्टी है जिसके पास सिर्फ 6 सीट है, उसका बंदे को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब मज़े की बात क्या है कि उसमें जो है अरब पार्टी भी शामिल है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बीच में अरब लोग भी है ना, 80% यहूदी हैं, 20% अरब हैं। तो इसके भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं तो वो भी साथ दिया है। क्यों? और जबकि जो बना है वो नहायत ही बदतमीज़ इंसान है, नफ्ताली बेनेट जो है, वो जो है बेंजामिन नेतन्याहू तो कुछ नहीं, उसके सामने शरीफ बच्चा है। वो तो इतना ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्ट,
इसी इसको बताना इसलिए ज़रूरी था कि आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद जो है जंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो है जो पैक्ट हुआ है दो पार्टियों के दरमियान कि 2 साल हम रहेंगे 2 साल तुम रहोगे, तो ये 2 साल तो जो है थोड़ा आराम से चलाएगा, 1.5 साल, और जब जो है पावर ट्रांसफ़र करने की बारी आएगी तो ये देखिएगा जंग छेड़ देगा। वो तो ईरान तो उसका बहाना है ही, तो आराम से जंग छेड़ देगा। अभी क्यों शांत थोड़ा सा बैठा हुआ है, क्योंकि मतलब 120 लोगों के जो है पार्लियामेंट के जो है ये है, तो उसमें यकीनी बात है 60 लोग चाहिए, 61 लोग चाहिए, तभी आप जीत पाएंगे। तो इसके पास जो है ना सिर्फ 60 ही मेंबर हैं जो इसको सपोर्ट में, तो 60 120 हो जाते हैं। लेकिन एक जो पार्लियामेंट है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कहा कि मैं वोट ही नहीं करूँगा। तो बेंजामिन नेतन्याहू के फेवर में 59 वोट हैं और नफ्ताली बेनेट के फेवर में 60 वोट हैं। लेकिन 60 वोट में जो है 5 मेंबर पार्लियामेंट जो वो अरब पार्टी का भी है, तो उसने कहा कि ज़्यादा अगर ठीक से चलाओगे तब तो मैं सपोर्ट करूँगा, और अगर थोड़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करोगे तो मैं जो है फिर सपोर्ट खींच लूँगा। तो जानता कि कभी भी सपोर्ट खींचा तो हमारे गिर जाएगी। तो उस लिहाज से मेरे अंदाज से जो साल भर ठीक ठाक चलाएगा वो, फिर अगले साल से वो हरमपना शुरू करेगा, और फिर उसके बाद वही होगा कि वो वॉर हीरो बनने की कोशिश करेगा, ताकि जो है फिर जब इलेक्शन हो तो वॉर हीरो की तो जीत हो ही जाती है। तो इस लिहाज से जो है मैं सोचा कि आज जो है आप लोगों के सामने आसान अंदाज में पेश करूं, और इससे पहले जो वीडियो बनी थी मैं तो कोशिश किया था कि उसको भी अच्छे से पेश करूं, लेकिन उसमें दोस्तों का मुतालबा आया तो मैं सोचा कि हार्ड टॉपिक है तो थोड़ा सा जो है और आसान अंदाज में एक्सप्लेन करूं। फिर भी ज़रूरत महसूस होगी तो और भी करेंगे, लेकिन ये टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो है लेक्चर के थीम के हिसाब से मामला वहीं जाकर अटकने वाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि ये उम्मत 5 दौर में ये पूरी दुनिया 5 दौर में ख़त्म होगी, नबूवत, खिलाफत, फिर ज़ालिमाना मुलूकियत, फिर जबरी ग़ुलामी वाला दौर, और फिर खिलाफत राशिदा। तो खिलाफत राशिदा का जो अब जो ग्लोबल होगा तो उसका जो स्टेज सजेगा वो समझिए कि शाम में सजेगा। और एक साथी कह रहे थे कि जो मैं हदीस बयान किया था कि ये उम्मत बाकी रहेगी, हमेशा हक़ पर कायम रहेगी, जिहाद भी करती रहेगी यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। तो वो दलील क्या थी, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, और ये जो है सारा जो है ईमान सिमट समाटा के जो है वो शाम में जमा हो जाएगा। और इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किए थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शाम व फ़िल यमन, अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा और हमारे यमन में बरकत। लेकिन शाम से कन्फ्यूज़ नहीं हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शाम ये पूरा ये एरिया था, ये नहीं। किसी ने याद भी दिलाया सहाबा किराम ने कि या रसूलल्लाह शाम के लिए दुआ हो ही गई है, यमन के लिए भी दुआ हो गई, नजद के लिए भी दुआ हो जाए। ये नजद ये एरिया है, इंशाल्लाह कल इस पे लेक्चर लेंगे कि सऊदी अरब कैसे आया और हाशमी ख़ानदान कैसे गया। तो यमन की नजद के लिए भी दुआ कर दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा रिपीट किए, लेकिन दिल रखने के लिए भी नाम नहीं लिए नजद का। फिर बोले अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शाम व फ़िल यमन, अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा और हमारे यमन में बरकत है। अब जो है ये हदीस जब जो है अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला के पास आई कि ईमान जमा हो जाएगा शाम में, तो वो लोगों को दिखाते थे कि देखो शाम के बारे में आया है, जबकि ये शाम के बारे में आया है, ये आखिरी ज़माने के बारे में आया है। तो वो जानते थे कि शाम में हमारी हुकूमत है तो हमारे लिए आई होगी, जबकि ये आखिरी ज़माने की बात है। तो इमाम मेहदी वगैरह भी यहीं आएंगे और ईसा अलैहिस्सलाम का भी यही शाम के मस्जिद में नुज़ूल होगा, तो आखिरी यहीं पर स्टेज सजने वाला है। तो ये मैं बताया कि जो आखिरी दौर जो है ग़ुलामी वाली, तो ग़ुलामी तो हर जगह से ख़त्म हो गई है, लेकिन कॉलोनियल पावर के आखिरी ग़ुलामी का जो सिंबल है वो इज़राइल है, जिसका नाजायज़ कब्ज़ा फ़लस्तीन पे है। ये ख़त्म जैसे ही हुआ ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों, मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों, वैसे आप देखिएगा ग्लोबल खिलाफत की बात आ जाएगी। तो ये जो फेस्ट है ये आखिरी, तो इस वजह से इससे दिलचस्पी होना, इससे जानकारी होना नहायत ज़रूरी है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशन गोई इससे रिलेट करता है। तो इस वजह से मैं चाह के इसको तफसील से बयान करूँ, और जब भी कुछ वहाँ डेवलपमेंट होगा तो हम आपको ज़रूर इसके बारे में आगाह करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को हक़ बात को जानने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।